हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं कार्बन एवं इसके यौगिक। हम लोग 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाके हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट से आप जाके देख सकते हैं। तो हम लोग टॉपिक देख रहे हैं कार्बन यौगिक के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर में 4 पॉइंट हम लोग देखेंगे। दहन, ऑक्सीकरण, संकलन अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया हम लोगों को देखना है। तो चलिए हम लोग दहन को देखते हैं। ठीक है, तो दहन कार्बन के यौगिक ऑक्सीजन में दहन कर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल बनाता है एवं ऊष्मा एवं प्रकाश मुक्त करता है। जो कार्बन के यौगिक होते हैं जलने के लिए उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है। और ठीक है, और वो देखिए जब वो जलता है, जलने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल और उस साथ में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। उदाहरण यहाँ पे दे दिए हैं समझने के लिए कि ताकि आप लोग को समझ में आए। उदाहरण यहाँ पे दे दिए हैं। यहाँ पे है मीथेन, और मीथेन को जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया गया तो यहाँ पे फिर क्या बनाया कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न किया। यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया गया है। फिर यहाँ पे देखिए कि CH3 CH2OH जब जल ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किए हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करता है। तो फिर इसमें यह होता है कि हम लोग जानते हैं संतृप्त और असंतृप्त। तो संतृप्त यह होता है कि संतृप्त में सिंगल बॉन्ड होता है, हम लोग देखे थे, और असंतृप्त में डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, जिसको एल्कीन और एल्काइन था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन से, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन से स्वच्छ ज्वाला निकलती है। जब उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो उससे स्वच्छ ज्वाला निकलती है। जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को, जबकि असंतृप्त कार्बन यौगिक के दहन से अत्यधिक काले धुआं पीली ज्वाला निकलती है, जिसके परिणाम स्वरूप धातु की तस्तरी पर काजली निकलती हुई प्रतीत होती है, दिखती है। यह होता है कि हम लोग देखते हैं कि जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो जलाने के बाद वो होता है कि जो हम लोग धातु का जो चादर होता है उसके ऊपर काले रंग का परत दिखाई देता है हम लोगों को। फिर पॉइंट नंबर 2 है, यहाँ पे देखिए कि वायु की आपूर्ति, जब असंतृप्त, यहाँ पे देखिए कि संतृप्त में था कि स्वच्छ जल रहा है, यहाँ पे हम लोग देखिए कि स्वच्छ ज्वाला निकल रहा है। लेकिन असंतृप्त में ही अगर वायु की सीमित मात्रा में हम लोग दें, ऑक्सीजन को सीमित कर दें, जब ऑक्सीजन को सीमित कर दिया जाए तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन भी अपूर्ण हो जाते हैं और वो पूरी नहीं जलता है। और उससे भी जब पूरा नहीं जलेगा तो उससे धुआं निकलने लगेगा, उससे भी यहाँ पे काजली ज्वाला निकलेगी, धुआं टाइप का ज्वाला निकलेगा वहां पे। तीसरा पॉइंट यहाँ पे कि यदि बर्तन के तले काले होते हुए दिखाई दे तो इसका मतलब होगा कि वायु छिद्र अवरुद्ध है तथा ईंधन अव्यय हो रहा है। हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग का जो खाना बनाते हैं, खाना जो LPG गैस हम लोग यूज करते हैं या फिर स्टोव यूज करते हैं, तो जब हम लोग खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के दरमियान में हम लोग देखते हैं कि बर्तन के नीचे में हम लोग वहां पे काला टाइप का या काली परत जम जाता है। जब ऐसा होने लगता है तो हम लोग को पता चल जाता है, या फिर हम लोग कहते हैं कि इसका जो छिद्र है वो अवरुद्ध है, इसमें से गैस नहीं जल रहा, किन्हीं कारण से नहीं जल रहा। और ये नहीं जलने के कारण, ये नहीं जलता है तो फिर जाके बर्तन के तले में लग जाते हैं और वहां पे काला टाइप का ये बनाता है। तीसरा यहाँ पे चौथा पॉइंट है कि जलने वाला कोयला कभी कभी लाल रंग के समान उज्जवल होता है। जो जलने वाला कोयला कभी कभी लाल रंग के समान जलता हुआ दिखाई देता है, बिना ज्वाला के ताप देता है, और जलता नहीं है लेकिन फिर भी वो ताप दे रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केवल गैसीय पदार्थों के जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैसीय पदार्थ जो होते हैं, गैसीय पदार्थ के जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होता है। लकड़ी या तारकोल जलाने पर उपस्थित वाष्पित पदार्थ वाष्पीकृत हो जाता है और फिर वहां पे ताप देता है। चलिए, दहन के ही अंदर में कोयला तथा पेट्रोलियम का निर्माण है। ये हम लोग क्लास 8 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कोयला तथा पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख दिए कि कोयला तथा पेट्रोलियम का निर्माण जीव भार से हुआ है, जो विभिन्न जैविक तथा भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। कोयला लाखों वर्ष पुराने वृक्ष, फर्न तथा अन्य पौधों का अवशेष है। भूकंप तथा ज्वालामुखी फटने के कारण ये धरती में चट्टानों की परतों के नीचे दब गया, फिर धीरे धीरे क्षय होकर कोयला बन गया। फिर यहाँ पे कि तेल तथा गैस
लाखों वर्ष पुराने छोटे समुद्री पौधे तथा जीवों के अवशेष है। यहाँ पे फिर समुद्री जीवों के मृत अवशेष पर बैक्टीरिया के आक्रमण से प्रबल दाब के कारण तेल तथा गैस का निर्माण हुआ है। कोयला तथा पेट्रोलियम का निर्माण जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया कि कोयला का निर्माण कैसे है, नहीं है। यहाँ पे बताया गया कि कोयला जो था, यहाँ पे कोयला का निर्माण हुआ, पेड़ पौधा जो थे भूकंप के कारण वो भूकंप आया तो नीचे जमीन के नीचे दब गया और धीरे धीरे वहां पे सड़ गल के कोयला का निर्माण हो गया यहाँ पे। उसी तरह से पेट्रोलियम का निर्माण है, ये ताकि समुद्री जलीय जीव या समुद्र में जो पाए जाने वाले पौधे हैं वो धीरे धीरे वो दब गए और वहां पे क्या कहते हैं बैक्टीरिया के, या फिर हम लोग बैक्टीरिया के आक्रमण के कारण धीरे धीरे वो गैस में तब्दील हो गया, तेल में तब्दील हो गया। अब चलिए हम लोग पॉइंट नंबर ये पहला देखे दहन, पॉइंट नंबर 2 हम लोग देखते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण पॉइंट नंबर 2 में रहा ऑक्सीकरण। चलिए देखते हैं कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का पृथक्करण ऑक्सीकरण कहलाता है। किसी भी मतलब कि यहाँ पे किसी भी पदार्थ में, कोई भी पदार्थ है उसमें ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का एक जगह पे जाके जमा होना, यहाँ पे ऑक्सीकरण कहलाता है। जो पदार्थ इस अभिक्रिया के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। और यहाँ पे ये होता है ना कि किसी माध्यम के थ्रू यहाँ पे ऑक्सीजन को जोड़ा जाता है, तो जो इस ऑक्सीजन को जोड़ने वाले, या फिर यहाँ पे कह सकते हैं ऑक्सीजन को जोड़ने वाले पदार्थ होते हैं, उसको हम लोग ऑक्सीकारक कहते हैं या ऑक्सीकारक कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे भी देखते हैं कि इसका कुछ उदाहरण ले लिए हम लोग। CH3CH2OH, जब इसको हम लोग यहाँ पे क्षारीय KMnO4 प्लस उष्मा के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, या फिर अम्लीकृत K2Cr2O2 या उष्मा के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो यहाँ पे बनाता है एथेनोइक अम्ल। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि एल्कोहल को जब हम लोग अम्लीकृत K2Cr2 और O2 से अभिक्रिया करवाते हैं तो एथेनोइक अम्ल बनता है। चलिए, कभी कभी एग्जाम में ये होता है ना कि ऑक्सीकारक क्या है, वो भी पूछ दिया जाता है कि ऑक्सीकारक क्या है। उसके लिए आप लोगों को हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन प्रदान करने की क्षमता होती है, इन पदार्थों को ऑक्सीकारक कहते हैं। कुछ पदार्थ होते हैं उसमें ऑक्सीजन प्रदान करने की क्षमता होती है, उसी को यहाँ पे ऑक्सीकारक कहते हैं। उदाहरण के लिए क्षारीय, जो यहाँ पे जो पदार्थ होते हैं जो दूसरे पदार्थ में ऑक्सीजन को प्रोवाइड करवाते हैं, वो यहाँ पे क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट एल्कोहल। फिर या फिर हम लोग कह सकते हैं कि अम्लीकृत पोटेशियम डाइकार्बोनेट जो K2Cr2O2 है। तो चलिए हम लोग देखेंगे तीसरा टॉपिक, संकलन अभिक्रिया। जिन अभिक्रिया में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से संयोग करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाता है उसे संकलन अभिक्रिया कहते हैं। बात सही पता चल जाता है, संकलन जुड़ना। यहाँ पे कह रहा है कि जिन अभिक्रियाओं या अभिक्रिया में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से संयोग करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाता है उसे संकलन अभिक्रिया कहते हैं। या फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे संकलन अभिक्रिया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में संपन्न होता है। ये अभिक्रिया जो होती है संकलन अभिक्रिया, वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में ही सिर्फ होगा। चलिए एक उदाहरण हम लोग यहाँ पे ले लिया है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ रहा है। यहाँ पे उत्प्रेरक जो यहाँ पे है Ni है। ठीक है, ये 443 केल्विन पर जब इसको हम लोग ये करते हैं तो क्या होता है कि ये जो होता है अभी होता है कि जब कोई भी उत्प्रेरक इस अभिक्रिया में हम लोग डालते हैं तो क्या करता है कि एक बॉन्ड होता है ना, कि डबल बॉन्ड हो तो एक बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग और दूसरा बॉन्ड होता है थोड़ा सा ये होता है कि वीक होता है। तो जब यहाँ पे कोई प्रेरक होता है तो कमजोर बॉन्ड को वो हटा देता है, इसीलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पे हो गया, एक बॉन्ड को हटा दिया और उसके हटाने के बाद क्या हुआ कि हाइड्रोजन उसके साथ जुड़ गया, उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ गया है। चलिए यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे क्या हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया या फिर हाइड्रोजनीकरण यहाँ पे हम लोग लेते हैं। तो हाइड्रोजनीकरण का यहाँ पे है कि देखिए यहाँ पे यार है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। इस जगह पे आपका ये हो सकता है कि यहाँ पे CH2 हो सकता है, H भी हो सकता है, या फिर आपका Br भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी पदार्थ हो सकते हैं इस R के जगह पे। तो फिर यहाँ पे है कि ये R है, C है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड होता है तो हम लोग पहले जानते हैं क्या संतृप्त है। यहाँ पे
असंतृप्त है, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन से जोड़ दिया, हाइड्रोजन को जोड़ दिया, यहाँ पे बात कर रहा है कि हाइड्रोजन को जोड़ना, हाइड्रोजन को जोड़ दिया, तो उत्प्रेरक वहां पे कार्य कर रहा है एनआई, जो 443 केल्विन के ऊपर ये कार्य करता है। गर्म करने के बाद ये क्या होता है कि यहाँ पे ये बॉन्ड हट गया, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड स्ट्रांग होता है, एक वीक होता है, एक मजबूत होता है, एक कमजोर होता है। कमजोर को उत्प्रेरक उसको हटा देता है, तोड़ देता है, इसीलिए यहाँ पे वो हट के हाइड्रोजन उसके जगह पे जुड़ गया। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे दोनों जुड़ गया है। ये असंतृप्त है, डबल बॉन्ड असंतृप्त है, जिसमें सिंगल बॉन्ड रहती है, संतृप्त है। चलिए यहाँ पे कुछ नोट दिया हुआ है कि वनस्पति तेलों साधारण लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है। जैसे में वनस्पति तेल होता है, जैसे में हम लोग डालडा का यूज करते हैं, तो वो डालडा एक वनस्पति तेल है। जो वनस्पति तेल है उसकी जो साधारण लंबी असंतृप्त कार्बन की श्रृंखलाएं होती है, उसमें असंतृप्त कार्बन की श्रृंखला होती है, ठीक है। जबकि जंतु वसा में संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है। जबकि जंतु वसा जो होते हैं, घी हम लोग देखते हैं, घी जो होता है उसमें जो होता है वो संतृप्त होता है, और उसमें कार्बन श्रृंखलाएं होती है, संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं, उसमें सिंगल बॉन्ड वाला होता है, और इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो सकता है वनस्पति तेल में। यह होता है कि कहा जाता है कि वनस्पति तेल जो है, जब उसको हम लोग उत्प्रेरक के माध्यम से हटा दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, उसमें डबल बॉन्ड और संतृप्त बना दिया जाता है, तो हम लोगों के लिए फायदेमंद है। जबकि जंतु का जो ये संतृप्त कार्बन श्रृंखला है, ये हम लोगों के लिए हानिकारक, नुकसानदायक होता है। फिर यहाँ पे है कि बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, देखा जाता है कि हाइड्रोजनीकरण को हम लोग समझते हैं। तो चलिए हाइड्रोजनीकरण क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो असंतृप्त कार्बन में किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के संयोग द्वारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनने की प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाती है, ठीक है। इसके द्वारा वनस्पति तेल से वनस्पति घी प्राप्त किया जाता है। इसी के द्वारा, ये हाइड्रोजनीकरण माध्यम के द्वारा ही वनस्पति तेल से वनस्पति घी प्राप्त किया जाता है। देखिए यहाँ पे उदाहरण दे दिए, यहाँ पे वही उदाहरण है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे इसमें H2 जोड़ दिया, यहाँ पे फिर जब उत्प्रेरक डाले 443 केल्विन पर गर्म किया गया, ये एक बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड ये हुआ कि कमजोर बॉन्ड हट गया, और यहाँ पे जाके ये हाइड्रोजन जाके जुड़ गया है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया है। फिर यहाँ पे है कि इसमें और भी देखते हैं कि चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चलिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है नहीं है वो हम लोग देख लेते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन परमाणु किसी अन्य परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, उसे प्रतिस्थापित अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, कहा जाता है। देखिए हम लोग बात सही समझते हैं कि ये मार्कर है, यहाँ पे रख दिए, ठीक है। इस मार्कर को हटाकर यहाँ पे पेन रख दिया जाए तो क्या हुआ, प्रतिस्थापित हो गया कि नहीं हुआ। या फिर हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं कि यहाँ पे मार्कर है, इसको हटा के यहाँ पे पहुंचा दिए, ये प्रतिस्थापित अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। यह गुण एल्कीन में पाया जाता है, जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है वो एल्कीन में होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए यहाँ पे कुछ दे देते हैं हम लोग। उदाहरण के लिए दिया हुआ है यहाँ पे CH4 प्लस Cl2। जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हम लोग गर्म करते हैं या फिर अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है कि CH3Cl प्लस HCl, इसको हम लोग कहते हैं मिथेन क्लोरीन मिथेन, और यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन। ये होता है कि ये जो ना क्लोरोमीथेन है, इसमें से फिर अगर हम लोग सूर्य के प्रकाश में यहाँ पे CH3Cl को सूर्य के प्रकाश में जब फिर हाइड्रोजन के साथ या फिर हम लोग यहाँ पे Cl जोड़ दें, ठीक है, जब Cl2 जोड़ देंगे तो ये होता है कि ये हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, सॉरी यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन बचेगा। अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, CH2Cl2, ये हो गया। फिर अगर इसी तरह से करते हैं, फिर Cl2 हम लोग जोड़ देंगे तो फिर क्या बनाएगा कि यहाँ पे CH और फिर Cl3, फिर इसी तरह से जब हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पे फिर CCl4, इस प्रकार से बन जाएगा मेरा, ठीक है। तो चलिए, हम उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।